फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटेरिएट एंड इज। जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के वो चीफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ चीफ होते हैं एंड ये कैसे मतलब आते हैं वो हमें पूछा गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है इलेक्टेड बाय लोकसभा। नहीं, ये इलेक्टेड नहीं होते, ये इनका कोई इलेक्शन नहीं होता इनके इस पोस्ट के लिए। ये एक पोस्ट है तो इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑलरेडी मैंने बोला इलेक्टेड नहीं होगा। अपॉइंटेड बाय स्पीकर, हाँ ये सही है। ये जो है ये स्पीकर द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड प्रेसिडेंट भी इनको अपॉइंट नहीं करते, ये स्पीकर द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं। ये जो होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल ऑफिसर होते हैं, जो हायर सिविल ऑफिसर जिनका एक प्रमोशन के तौर पर इनको दिया जाता है। तो ये आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, ये सब होते हैं। तो इनको क्या होता है ना, अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट किया जाता है, याद रखिए। ये आपको कभी कभी डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट होगा, लेकिन नहीं, ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा के वो हमेशा अपॉइंट होती हैं स्पीकर के द्वारा। लोकसभा है तो स्पीकर के द्वारा ये होती हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मीनिंग क्या है इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो प्रोरोगेशन यूज होता है इसका मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम आंसर ढूंढने की वो ईजी हो जाएगा। प्रोरोगेशन क्या होता है ना, आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट में होते हैं वो 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, फिर दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन। जब किसी भी सेशन को एंड करना होता है, चाहे ये सेशन बजट सेशन हो, चाहे मानसून सेशन हो, चाहे विंटर सेशन हो, किसी भी सेशन को जब एंड करना होता है तो वो एंड जो होता है इसको जो सेशन जो एंड होता है इसको बोला जाता है प्रोरोगेशन। इसको बोला जाता है प्रोरोगेशन। कहाँ देखते हैं कि एंड ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पहला ऑप्शन में है एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, पहला ऑप्शन में ही ये सही है कि ये जो है कि एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट दिया है, यही हमारा सही आंसर है कि प्रोरोगेशन का मीन्स है जब सेशन एंड होता है उसी प्रोसेस को हमारा बोला जाता है प्रोरोगेशन। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन है व्हिच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के जो भी होते हैं ऑपोजिशन से कौन से कमेटी में ऑपोजिशन से कोई मेंबर चेयरपर्सन होते हैं, इसमें से कौन से कमेटी में। इसका जो आंसर होगा ये होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है वो होगा। चलिए देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा से होते हैं 15 मेंबर और राज्यसभा से होते हैं 7 मेंबर। लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ये एक फाइनेंस कमेटी होता है, फाइनेंशियल कमेटी होता है। ये एक फाइनेंशियल कमेटी होता है और इसको चेयर करते हैं अपोजिशन के लीडर करते हैं। इसको अपोजिशन के लीडर जो होते हैं वो चेयर करते हैं। कि कब से 1967 के बाद से, तब से डिस्कस हुआ था और उसके बाद से जो अपोजिशन का लीडर है वो यहाँ पे चेयर करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी में है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्वेश्चन कहता है इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट इज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन में ही एक आंसर है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसको रिजाइन देते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं ना प्रेसिडेंट को देते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ, वो रेजिग्नेशन इसका मीनिंग क्या हो जाता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर गए मतलब सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चले गए उनके साथ साथ, क्योंकि वो ये जो है इसलिए बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्विम एंड सिंग टुगेदर। वो तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में वो लोग। तो इसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन देंगे। और प्राइम मिनिस्टर कब रेजिग्नेशन देते हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मतलब जब उनका मेजोरिटी नहीं होता, वो मेजोरिटी जो सपोर्ट होता है वो जब नहीं रहता तब प्राइम मिनिस्टर
नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वो रेजिग्नेशन देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी भंग हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही स्टेटमेंट है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन सी में है। अगर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी में है। ये है हमारा सही आंसर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ आवर कंट्री। पहला स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते, रेलवे मिनिस्टर जो भी होंगे वो भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ना तो लोकसभा का मेंबर होते हैं और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होती हैं। तो यही दो ही जो हाउस है वो हमारे पार्लियामेंट में होता है, और वो दोनों में से किसी का भी मेंबर्स नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर बन जाता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से जो सही स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज फोर्थ टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब उनका डेथ हुआ तब उनका फोर्थ टर्म चल रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनका जो है फोर्थ टर्म चल रहा था उस टाइम। ये आफ्टर जो इंडिपेंडेंस है ये प्रेसिडेंट बने थे 1947 से 1952 इनका पहला टर्म चला। फिर 1952 से 1957 इनका दूसरा टर्म चला। फिर 1957 से 1962 तक उनका तीसरा टर्म चला, और 1962 से उनका टर्म चल रहा था और 1964 में इनका डेथ हो गया, और जो 1964 में इनका डेथ हो गया तो इनका उस टाइम फोर्थ टर्म चल रहा था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ये कहता है जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे फूलपुर जो उत्तर प्रदेश में है, उस उत्तर प्रदेश का फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाता है। फिर स्टेटमेंट थर्ड कहता है द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 1977। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस टाइम फर्स्ट जो नॉन कांग्रेस मेंबर हैं वो हैं हमारे मोरारजी देसाई, जो कि मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। तो वो 1977 में जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी 1 एंड 3 जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर। ये पूछ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर का जो साइज है वो कौन सा अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है। ये क्या था, ये बहुत सीधे से सवाल है जो कि ऑप्शन डी में है। हमारे 91th अमेंडमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है। ये 10% से लेके 15% को इंक्रीज कर दिया था, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर होते हैं। तो एटलीस्ट 10% पहले होते थे लोकसभा, 10% ऑफ द लोकसभा मेंबर पहले हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते थे। फिर इसके बाद इसको इसी 91st अमेंडमेंट में 10 से 15% कर दिया, जो कि 15% ऑफ द मेंबर जो कि लोकसभा का है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। तो ये होता है हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जो है 91 अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है सही आंसर हमारा। ये क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इसमें से जो सही स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन आर रेस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये बोथ नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा दिया रहता तो सही होता। ये बोथ हो जाता है, बोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती हैं वो सिर्फ लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत हो जाता है। फिर आते हैं स्टेटमेंट सेकंड में। ये कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज यूनियन मिनिस्टर और नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते ही नहीं यूनियन मिनिस्टर के हिसाब से जिसको कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड ना करे। मतलब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, पीएम पहले रिकमेंड करेंगे
तब जाके प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट उसको मिनिस्टर बनाएंगे। और ये आर्टिकल 75 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी 2 जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन बी जो है ओनली 2 सही हो जाता है यहाँ। ये क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। वैसे पहले का जितना सारा एमसीक्यू हमने किया है उसमें से पहले फर्स्ट लॉ ऑफिसर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सवाल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि ऑप्शन सी जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। मैं बता चुकी थी कि ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। और ये मेंबर्स नहीं होते हुए भी, पार्लियामेंट का मेंबर्स नहीं होते हैं, और ये पार्लियामेंट में, ये नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टिल पार्लियामेंट में ये जो है ये प्रोसीडिंग में कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन में आ चुका था और इसके हिसाब से हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में जान चुके थे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो हमेशा कभी भी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। और इनके बारे में आर्टिकल 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये होंगे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में आर्टिकल 76 में दिया रहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में दे रखा है। ये नॉन मेंबर होते हैं, किसी भी, ना लोकसभा का मेंबर होते हैं ना राज्यसभा का मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट में किसी भी सदन का मेंबर नहीं होते हैं। स्टिल ये राइट टू एड्रेस कभी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं पार्लियामेंट में। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। और ये इससे पहले क्वेश्चन में ये हमने देख लिया है कि ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होती हैं। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं इंडिया के। और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है और डिसमिसल होता है, इसमें से कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ये थोड़ा सा हमने पहले भी देख लिया था कि 75 में जो है ये दिया गया है कि अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। और किसके एडवाइस से कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनको एडवाइस करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट भी करते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस भी करते हैं कि ये जो है रिकमेंड भी करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं कि प्रेसिडेंट को कि इनको डिसमिसल किया जाए। और ये दिया गया है आर्टिकल 75 में। सो हमारा ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाता है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 में जो है वो दिया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को, वो दिया गया है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 72 में दिया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 72 में दिया गया है। आर्टिकल 70 में दिया गया है जो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट का जो भी काम होता है उसके बारे में आर्टिकल 70 में दिया गया है। तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। और रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये दिया गया है आर्टिकल 75, जो कि ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए में है जो जवाहरलाल नेहरू वो थे हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। और जो हमारे गुलजरी लाल नंदा के बारे, वो गुलजरी लाल नंदा जो थे वो हमारे प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरपर्सन थे। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और जॉन मथाई जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट थे इंडिपेंडेंट इंडिया, जो फ्री इंडिया भी बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में ये थे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर, गुलजरी लाल नंदा थे प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन, और जवाहरलाल नेहरू थे फॉरेन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होने के बाद या फ्री इंडिया में। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है हमारा सही आंसर बन जाता है।
ये क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। जो पहला स्टेटमेंट कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा के जो प्रोसीडिंग होता है उसमें पार्ट ले सकते हैं। हाँ, ये पार्ट ले सकते हैं। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सही है। फिर सेकंड में कहता है बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ये पार्लियामेंट का कोई कमिटी मेंबर नहीं हो सकते हैं। जो सी में बोल रहा है स्पीक इन लोकसभा, हाँ ये लोकसभा में बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं मतलब तो बोल सकते हैं ना। तो स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाता है। स्टेटमेंट 4 कहता है वोट इन द लोकसभा। नहीं, ये लोकसभा में वोट नहीं कर सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि ये आर्टिकल 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दे रखा है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये होते हैं फास्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये फास्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में एडवाइज करती हैं। लीगल मैटर में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती हैं। और ये नॉट मेंबर नहीं होते हैं किसी भी जो सदन के, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, किसी भी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी का भी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी का भी, ना लोकसभा ना राज्यसभा, किसी का भी ये मेंबर नहीं होती। स्टिल ये पार्ट ले सकती हैं, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि ये लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती हैं। सो पार्ट जब लेंगे तो ये स्पीक बोल सकते हैं लोकसभा में, और ये जो है प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं लोकसभा में। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 हो सी सही, 3 सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी में जो दे रखा है हमारा 1 एंड 3 ये सही हो जाता है। ये क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के जो इलेक्शन होते हैं ये प्रोसेस कौन करवाते हैं। ये ऑप्शन बी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यही इसके जो प्रेसिडेंट के पोस्ट का इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 324 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो खुद ही इलेक्शन होता है, वो क्या इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये दिया गया है आर्टिकल 54 में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो दिया गया है आर्टिकल 54 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ होते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और जब कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है, डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये दिया गया है आर्टिकल 71 में, ये दिया गया है हमारे आर्टिकल 71 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है, और ये फास्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी, तो इनका इलेक्शन तो होता है, ये तो इलेक्शन के मामले में कुछ इनका लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही प्रेसिडेंट के पोस्ट के जो होते हैं इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। इसी वजह से ऑप्शन बी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा इलेक्टेड होती हैं। देखिए हम इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। ये इलेक्टेड होते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। और दोनों का जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा का भी जो इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टेट का नो स्टेट रिप्रेजेंटेशन होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो हमारा ऑप्शन में देखते हैं, ये कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। पहला ऑप्शन में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहला ऑप्शन भी सही हो जाता है क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है। यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही होगा क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आ जाते हैं बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर हो जाते हैं। और पार्लियामेंट में हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बन जाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती हैं। जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही हो जाता है।
देखिए यहाँ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी सही हो सकता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सही ही हो सकता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों सही हो सकता है। लेकिन जहाँ बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यहीं पे जो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो यही होगा। अगर कहीं और कुछ और ऑप्शन दे रखा है जो गलत है, उसके साथ अगर इसमें से कोई ऑप्शन देता है तो उस जगह पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो बेस्ट आंसर है वो हमारे ऑप्शन ए में है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यू सेशन होगा उसमें। थैंक यू।